आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा 26 से 28 फरवरी तक वाल्मीकि नगर में 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर का आयोजन करेंगे। इस शिविर में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि यह मंथन आगामी विधानसभा चुनाव और पार्टी के प्रमुख मुद्दों को लेकर किया जाएगा। अप्रैल को होने जा रहा है। 3 दिनों का शिविर होगा, राजनीतिक मंथन शिविर। वहां बैठकर हम पार्टी के साथियों के साथ मंथन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो पदाधिकारी प्रदेश के हैं और जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, उन्हीं की भागीदारी होगी। मतलब जिला अध्यक्ष सहित राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सिर्फ वैसे ही लोग होंगे उसमें जिनकी संख्या 250 के लगभग होगी। प्रदेश भर से होंगे, प्रदेश से बाहर से भी कुछ लोग होंगे। तो उनके साथ बैठ करके हम मंथन करेंगे आज के राजनीतिक विषयों पर। राजनीतिक विषय से सीधा अर्थ आपका ध्यान जाता होगा बिहार के चुनावों के बारे में। निश्चित रूप से चुनाव का मंथन तो होगा ही, नो डाउट, क्योंकि चुनाव का समय है। बिहार में चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है, तो उस पर भी हम मंथन करेंगे। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको हमारी पार्टी लगातार उठाते रही है, उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक मुद्दा जो देश के स्तर पे चल रहा है यह पुराना मुद्दा, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि उसका वक्त अभी आ गया है, इसलिए फिर से वह मुद्दा देश के लोगों के समक्ष है। और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन जो पार्लियामेंट या विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सीटों के बारे में है। इसके डिलिमिटेशन के लिए आज़ादी के बाद कुछ कानून बनाए गए। उन कानूनों के अंतर्गत हर 10 साल पे जनगणना और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन का काम, जो बढ़ती हुई आबादी उस वक्त होती थी, उसके अनुसार फिर से क्षेत्र की संख्या का निर्धारण और फिर किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा की हो या राज्यों की विधानसभाओं में कितनी सीटें हों, तो इसका निर्धारण पॉपुलेशन के आधार पे उसको किया जाता था। क्योंकि अपने यहाँ जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है उसके अनुसार एक व्यक्ति एक वोट और सबका मूल्य बराबर, हर आदमी के वोट की कीमत बराबर, इसके आधार पे डिलिमिटेशन का काम हो, यह हमारे संविधान में प्रावधान था। और उसके अनुसार 1951 में, 61 में और 1971 में 3 बार डिलिमिटेशन उन प्रावधानों के तहत हुए। एक बार 2001-2 में भी डिलिमिटेशन कमीशन बना था और उस समय भी डिलिमिटेशन हुआ। लेकिन इस वक्त सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ जो आबादी थी उसको संतुलित करने का काम हुआ, उसके आधार पे डिलिमिटेशन हुआ। लेकिन उसके पहले का जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें क्षेत्र की संख्या भी बढ़ी थी आबादी के हिसाब से, क्योंकि जनगणना के बाद करने का प्रोविजन था। तो प्रत्येक बार हमारी जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुसार। लेकिन 1976 में एक अमेंडमेंट लाया गया और 1976 आपको ध्यान होगा कि वही दौर था जब देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को समाप्त किया जा रहा था। प्रजातांत्रिक जो भी संस्थाएं थी उनके अधिकारों को सीमित किया जा रहा था। वह इमरजेंसी का दौर था और उस वक्त
एक अमेंडमेंट लाया गया डिलिमिटेशन से संबंधित जो एक्ट था, और उसमें कहा गया कि अगले 25 साल तक डिलिमिटेशन का काम नहीं होगा, और फिर एक कैप भी कि जो संख्या अंतिम बार 543 लोकसभा की थी उससे संख्या नहीं बढ़ेगी, यह भी कहा गया। और फिर 25 साल के बाद 2001 में फिर से उस सीमा को बढ़ा दिया गया, और फिर इस बार 2026 से में डिलिमिटेशन का समय आने वाला है। तो यह जो उस वक्त 1976 में जो भी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उसके चलते बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि कहिए कि साउथ के कुछ स्टेट के अलावा जो भी हिंदी बेल्ट का इलाका है और बाकी भी पूरा देश, साउथ के कुछ राज्यों को हम लोग बैकवर्ड स्टेट कहते हैं, या बैकवर्ड कहलाने के लिए अभी भी अभिशप्त है। तो इन राज्यों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर डिलिमिटेशन हो, उस वक्त जो भी एक्ट था शुरुआत में उसके अनुसार, तो बिहार में सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, और जो दूसरे राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, उनकी संख्या लोकसभा में काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन कैप लगाकर इसको रोक दिया गया, और उसके चलते हुआ यह कि आबादी जो संख्या के रूप में बढ़ी, उसका भी रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है आज भी लोकसभा में, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन संख्या के हिसाब से काफ़ी बढ़ गया है। अब जो अंतिम रूप से डिलिमिटेशन हुआ, उस समय से लेकर अब तक साउथ के कुछ जो स्टेट हैं वहाँ लगभग 21 लाख की आबादी पर एक लोकसभा क्षेत्र है, और बिहार में लगभग आज की तारीख में 2026 में फिर डिलिमिटेशन हो सकता है अगर सरकार चाहे। तो अभी के हिसाब से मोटे तौर पे 31 लाख की आबादी को एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करता है। तो यह भी जो एक व्यक्ति एक वोट बराबर मूल्य, उसके आधार पर यह गलत है। कहीं 21 लाख व्यक्ति को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और कहीं 31 लाख व्यक्ति मिलकर एक प्रतिनिधि भेज रहा है अपना संसद में। तो यह डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन इतना के बावजूद आश्चर्य इस बात का कि साउथ के कुछ नेता आज भी नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि उनके साथ अन्याय हो जाएगा यदि डिलिमिटेशन का काम पुराने तौर तरीकों के हिसाब से हुआ। उनका कहना है कि हमने अपनी आबादी पर नियंत्रण लगाया है, और जिन राज्यों ने आबादी पर नियंत्रण नहीं लगाया उनकी संख्या बढ़ गई, तो उनको लाभ मिल जाएगा, और हमने नियंत्रण लगाया इसलिए हमको इसकी सजा मिल जाएगी। पूरे तौर पे गलत कह रहे हैं। आबादी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बढ़ती है, उसका कुछ ट्रेंड होता है। उसका भी विश्लेषण एक रवि मिश्रा करके हैं जो JNU से जिन्होंने PhD किया है, उन्होंने एक रिसर्च किया है। उस रिसर्च के आधार पे कहाँ कब आबादी बढ़ती रही है, उसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, और उसके आधार पे आबादी कहीं की बढ़ी है। जो पुराना डाटा है उसको रिसर्च उसका करके उन्होंने बताया है, और उसके हिसाब से जो साउथ के स्टेट हैं 1881 जब से जनगणना इस देश में शुरू हुई तब से लेकर 1951 तक और 71 तक आप कह सकते हैं कि उन राज्यों की आबादी तेज गति से बढ़ी, और एक तरह से पीक पर 1951 में उनकी, और 71 तक भी उनकी आबादी 100% से ज़्यादा बढ़ी। तो जब उनकी आबादी बढ़ी 71 तक, उस समय डिलिमिटेशन का फायदा उनको मिला, और उन दिनों बिहार जैसे राज्यों की आबादी लगभग नहीं बढ़ रही थी। उसका एक बड़ा कारण था कि
जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, ब्रिटिशर्स आए, तो सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार यही इलाका हुआ। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो हिंदी बेल्ट का इलाका है, उनके शोषण का भी, उनकी लूट का भी यही ज़्यादा क्षेत्र रहा। और यहाँ के लोगों ने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ, तो उसके कारण भी हमारी आबादी बहुत नहीं बढ़ पाई, कई बार आबादी घटती रही। तो उन वर्षों में हमारी आबादी उस रूप में नहीं बढ़ी। हाँ, उसके बाद निश्चित रूप से आबादी बढ़ रही है। तो साउथ के स्टेट्स की आबादी मुख्य रूप से पीक पर 1971 और 51 के बीच पहुंच चुकी थी, और उसी समय 1971 में उनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण हुआ, और उसके बाद कैप लगा दिया गया। जब उनकी आबादी एकदम पीक पर हो गई थी, उससे ज़्यादा लाभ उनको नहीं मिल सकता था, तो उस समय बैन कर दिया गया। और जब हमको लाभ लेने की बारी आई, तो अब कहा जा रहा है कि इस पर बैन रहेगा, बैन नहीं टूटेगा। मतलब पंगत में बैठकर उनको भोजन करना था तो पूरा कर लिया, और जब अपना पेट भर गया तो अब कह रहे हैं कि अब पंगत लगेगा ही नहीं। यह सरासर अन्याय है। तो डिलिमिटेशन के खिलाफ जो साउथ के राज्य, साउथ के कुछ नेता, खास करके स्टालिन साहब, जो कह रहे हैं कि आबादी हमने रोक लगाई है, इसका नुकसान होगा, आबादी रोकने की बात उन्होंने नहीं की है। सच में आबादी घटने का एक ट्रेंड होता है, बढ़ने का एक ट्रेंड होता है मुख्य रूप से। तो उसके आधार पर उनकी आबादी पीक पर पहुंच गई थी, अब घटने का ट्रेंड है। उन दिनों हमारी आबादी बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, अब बढ़ने का ट्रेंड है। तो उसके आधार पे डिलिमिटेशन के काम पर जो रोक है, एक तरह से उसको संविधान में, कानून में बदलाव ला करके उसको शुरू करना चाहिए, और आबादी के हिसाब से क्षेत्रों की संख्या भी आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जानी चाहिए।